हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज पंजाब पुलिस कांस्टेबल सीरीज में क्वांट्स की 8th क्लास है। पिछली 7th क्लास की तरह आज की क्लास में भी मैं नए वैरायटी के थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट्स वही हैं, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए हैं। पेन कॉपी तैयार रखना और साथ साथ पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत ध्यान से समझना। इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो याद रखना इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, यानी ए और बी मिलकर करते हैं तो 30 दिन में कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 23 days बी लेफ्ट एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 33 days। तो पूछ रहा है बी अकेला कितने काम को करेगा, कितने दिन में काम खत्म कर देगा अगर अकेला करता है। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर इसमें देख रहे हो कि ए और बी 30 दिन में करते हैं, सिर्फ एक डाटा दिया है कंप्लीट वाला और कोई डाटा गिवन नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि दोनों ने साथ में 23 दिन काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया और ए को पूरा काम खत्म करने में, मतलब कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 33 डेज में। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तरीका जो एग्जाम में आप लोगों को यूज करना है उससे करवा रहा हूं। सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझना। अगर ए और बी साथ में कर रहे होते, ए और बी अगर साथ में करते तो कितने दिन में काम खत्म कर देते? 30 दिन में। मतलब 30 दिन में इन दोनों ने मिलकर काम को खत्म कर देना था। ठीक है। अब उसने कहा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया है और 23 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। अब ध्यान से देखो, 23 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया तो रह कौन गया यहां पर? ए अकेला रह गया। और क्वेश्चन में है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? फिर 33 दिन में। यानी जो एंड वाला डे है वो कितना है? 33 दिन। क्वेश्चन को कंसेप्चुअली ध्यान से सुनना। ए और बी करते तो साथ में कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। दोनों ने साथ में 23 दिन तक काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 33 डेज में। अब ध्यान से सुनो चीजों को। अगर मैं बात करूं कि इनका शेड्यूल टाइम कितना था, देखो ए को भी 30 दिन काम करना था, बी को भी 30 दिन काम करना था और काम खत्म हो जाता। लेकिन दोनों ने 23 दिन काम किया, बी छोड़ के चला गया। तो मुझे यह बताओ कि बी अपने शेड्यूल से कितने दिन का काम छोड़ के गया? शेड्यूल कितने दिन का था? दोनों को 30 दिन करने थे, लेकिन बी चला गया 23 दिन पे। मतलब बी ने अपने 7 दिन का काम छोड़ दिया। तो बी ने अपने 7 दिन का काम छोड़ दिया है। बी ने अपने 7 दिन का काम छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ए को भी कितने दिन करने थे? 30 दिन। लेकिन ए कितने दिन कर रहा है? 33 दिन। मतलब शेड्यूल से 3 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो बी के 7 दिन के काम को करने में ए को कितने दिन लग गए एक्स्ट्रा? 3 दिन लग गए। सारा गेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, सिंगल लाइन में आंसर आएगा। बस ये वाली चीज समझने की जरूरत है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोनों को साथ में 30 दिन तक काम करना था। मतलब ए को भी 30 दिन काम करना था और बी को भी 30 दिन काम करना था। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो आया है उसमें बी ने काम कितने दिन किया? सिर्फ 23 दिन। और ए ने कितने दिन काम किया है? 33 दिन। तो एक चीज समझ रहे हो कि बी ने अपना 7 दिन का काम छोड़ दिया और ए को कितने एक्स्ट्रा दिन लग गए? 3 दिन। मतलब बी के 7 दिन का काम ए ने 3 दिन में कर दिया। अब यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/7। यहां से मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। और याद रखो, टाइम एंड वर्क में अगर तुम्हारे पास एफिशिएंसी आ गई तो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया। अब
बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, ए एक दिन में 7 यूनिट करता है। क्वेश्चन में था दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते थे? 30 दिन में। अगर मैं यहां से देखूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 यूनिट करते हैं। एक दिन में अगर 10 यूनिट करते हैं तो 30 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? तो टोटल वर्क आ जाएगा 300 यूनिट। ये वाली चीज समझ में आ गई? एफिशिएंसी आ गई। बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, ए एक दिन में 7 यूनिट करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 10। और दोनों मिलकर 30 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो 30 दिन में कितना किया होगा? 300 यूनिट। तो ये जो 300 यूनिट आया मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गया है? टोटल वर्क। अब ये 300 यूनिट करने कौन वाला है? तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी के बारे में पूछा है। अब मुझे बता दो, बी हमारा एक दिन में कितना करता है? 3। तो 300 को करने में बी को कितना टाइम लग जाएगा? 300 करना है, एक दिन में 3 करता है, तो कितने दिन में कर देगा? 100 डेज में कर देगा। बस ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। तो याद रखना, इसको मैं वर्क इक्वेट करके भी कर सकता था, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, दोनों का वर्क अलग अलग इक्वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो समझने की जरूरत ये वाला पार्ट है। ए को भी 30 दिन करना था, बी को भी 30 दिन करना था। बी ने 23 दिन काम किया है, ए ने टोटल 33 डेज काम किए। तो मतलब बी का 7 दिन का काम ए ने कितने दिन में कर दिया? 3 दिन एक्स्ट्रा लेकर कर दिया। तो जब बी के 7 दिन का काम ए 3 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी से निकाल लो, सारा डाटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक दो बार रिपीट करके सुन लेना, अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 5 से 6 शिफ्ट्स में अलग अलग तरह से पूछा गया था, और सेम यही क्वेश्चन आया था इसी तरीके का। तो इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 टैप्स एक टैंक के साथ फिट की हुई हैं, कुछ उसमें वाटर टैप्स हैं और बाकी आउटलेट टैप्स हैं। इसका मतलब है कि टोटल 12 पाइपें हैं, कुछ टैंक में पानी भरती हैं और कुछ पानी निकाल रही हैं। अब उसने कहा कि ईच वाटर टैप फिल द टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, वाटर टैप 6 घंटे में भरता है, और जो पानी निकाल रहा है टैप, वो कितने देर में खाली कर रहा है? 12 घंटे में। अगर हम सभी पाइप्स को ओपन कर देते हैं तो टैंक को फुल होने में 4 घंटे लगते हैं। तो वाटर पाइप कितनी होगी? ध्यान से समझो। टोटल एक डायग्राम से मैं पहले समझा देता हूं। टोटल हमारे पास 12 पाइप्स हैं, टोटल 12 पाइप्स हैं, उसमें से कुछ फिल कर रही हैं और कुछ खाली कर रही हैं। अब उसने कहा है कि जो फिल करती है वाटर टैप्स हैं, मैं फिल और एम्प्टी के टर्म्स में ही लेकर चलता हूं, समझने में आसानी होगी। जो फिल वाली है वो कितने देर में फिल करती है? वाटर टैप फिल द टैंक इन 6 आवर्स, यानी एक टैप 6 घंटे में भर देती है। एक टैप अगर टैंक को भर रही है तो कितने देर में भरती है? 6 घंटे में। अच्छा, जो खाली कर रही है वो एक टैप कितनी देर में खाली करती है? 12 घंटे में। तो यहां से तो पहले मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये 2 यूनिट भरता होगा, ये 1 यूनिट निकालता होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि मेरे पास एफिशिएंसी आ गई इस चीज की। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने सभी को ओपन कर दिया तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन पहले आपको ना क्लियर करके लिख देता हूं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ऑलमोस्ट 5 से 6 शिफ्ट्स में आ चुका है। सबसे पहले टोटल हमारे पास टैप्स कितनी है? तो टोटल है 12। अगर मैं फिल वाले की बात करता हूं तो फिल वाला कितनी देर में भर देती है? 6 घंटे में। एम्प्टी वाली कितने देर में खाली कर देती है? 12 घंटे में। तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी, 12 ले लिया टोटल वर्क। ये 2 यूनिट भर रहा है,
और ये 1 यूनिट खाली कर रहा है। एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, भरने वाली वाटर टैप की भी और एम्प्टी वाले की भी, ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं सभी को ओपन कर देता हूं तो टैंक भर जाता है 4 घंटे में, यानी टोटल कैपेसिटी जो है वो 12 यूनिट भरने में 4 घंटे लगते हैं। तो सभी टैप्स मिलकर कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही होंगी? 3 यूनिट के साथ कर रही होंगी। अगर 12 यूनिट भरने में 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब 1 घंटे में कितना भरती होंगी? 3 यूनिट। अब ध्यान से समझना, फिल एम्प्टी। मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं मिक्सचर एलिगेशन से। कैसे लगेगा वो ध्यान से सुनो। अच्छा, एक पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट करती है। मैं एक बार मान लेता हूं कि टोटल 12 पाइप्स हैं। मैं मान लेता हूं कि 12 की 12 पाइप्स इनलेट पाइप है, यानी भरती हैं। तो अगर एक पाइप 2 यूनिट भरती है तो 12 पाइप्स कितना भर देंगी? 24 यूनिट भरेंगी। अगर एक पाइप 2 यूनिट भर रही है, मैंने एक बार मान लिया कि ये 12 की 12 इनलेट है, एक बार मैं मान लूंगा कि 12 की 12 आउटलेट है। तो अगर इनलेट मान लेता हूं, फिल वाला मान लेता हूं, तो एक 2 यूनिट भरती है 1 घंटे में, तो 12 पाइप्स 1 घंटे में कितना करेंगी? 24। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूं कि सारी की सारी आउटलेट पाइप है, एम्प्टी कर रही है, तो एक पाइप 1 यूनिट पानी निकालती है। तो मुझे एक चीज बताओ, 12 पाइप्स कितना पानी निकाल देंगी? 12 यूनिट। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। ये टैंक फिल हो रहा था तो मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, वो खाली कर रही है तो माइनस का साइन लगा रहा हूं। लेकिन दोनों ने मिलकर एक्चुअल में 1 घंटे में कितना काम किया है? तो भाई वो कितना करती है दोनों मिलकर? 3 यूनिट। तो अब यहां से सॉल्व कर लो। 24 में से 3 माइनस करोगे 21। 3 में से माइनस करना है -12। ध्यान से समझना, 3 में से माइनस करना है -12। तो ये कितना बन जाएगा? 3 + 12 हो जाएगा, यानी 15। तो यहां पर क्या आ गया? 15 आ गया। तो अब यहां से रेशियो निकाल लो। अगर मैं कटिंग कर देता हूं इनकी, तो 3 के टेबल में ये 5 पे कट गया, ये 7 पे कट गया, यानी 5 फिल वाली है, 7 एम्प्टी वाली है। कितनी हो गई टोटल? 12। तो अगर टोटल 12 है, एक्चुअल में भी तो टोटल पाइप्स कितनी थी? 12, यानी ये वन टाइम ही है। टोटल यहां से 5:7 बन रहा है। टोटल कितने बन रहे हैं? 12। एक्चुअल में पाइप्स कितनी थी? टोटल 12 ही थी। ये वन टाइम है। आपसे पूछा था वाटर टैप्स निकालो, मतलब फिल वाले कितने हैं। तो फिल वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे? इसको भी वन टाइम ही रहने दो, यानी 5 हमारे वाटर टैप्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझना मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी फिल वाले की और एम्प्टी वाले की। फिल कर रहा था 6 घंटे में, खाली कर रहा था 12 में। 12 कॉमन नंबर ले लिया। 2 यूनिट भरता था, 1 यूनिट खाली कर रहा था। फिर मैंने देखा कि पूरे टैंक को अगर सब लोग मिलकर करते हैं तो कितनी देर में भरते हैं? 4 घंटे में। तो 1 घंटे में सब लोग कितना काम करते होंगे? 3 यूनिट। मैं मान के चलता हूं एक बार की सारी फिल वाली पाइप्स हैं, तो एक पाइप 2 यूनिट भरती है, तो 12 की 12 पाइप्स कितना भरेंगी? 24 यूनिट। एक बार मान लेता हूं सारी की सारी खाली कर रही हैं, एक पाइप 1 यूनिट खाली करती है, तो 12 पाइप्स कितना खाली करेंगी? -12। ओवरऑल सब लोग मिलकर 1 घंटे में कितना करते हैं? +3। ये 1 घंटे में 24 यूनिट भरते हैं, वो 1 घंटे में 12 यूनिट निकाल देते हैं, लेकिन दोनों 1 घंटे में कितना करते हैं? 3 यूनिट। यहां से रेशियो निकल गया। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। तो रेशियो आ गया 5:7, यानी टोटल 12 बन रहा है। लेकिन 12 की जगह टोटल पाइप्स हैं कितनी? 12। तो ये वन टाइम है, तो ये भी वन टाइम ही रहेगा, मतलब 5 हमारी वाटर टैप्स होंगी जो पानी फिल कर रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं मिक्सचर एलिगेशन का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखना, फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक दो बार जरूर इसको बनाकर अपने तरफ से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए किसी रेस को फिनिश करता है 3 मिनट 10 सेकंड में, ठीक है। बी उसी रेस को फिनिश करता है 3 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ए जो है वो 1000 मीटर में बी को कितने मीटर से हराएगा। ध्यान से समझना। ऑब्वियसली ए अगर पहले खत्म कर रहा है तो बी तो हार ही रहा होगा। उसने ये पूछा है कि कितने मीटर से हरा रहा है, मतलब अगर 1 किलोमीटर की रेस है तो कितने मीटर पीछे रह गया बी, ये निकालना है। तो एक चीज समझो, सबसे पहले तो टाइम को चेंज कर लिया करो। ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो सिंगल टाइम फ्रेम में लेकर आओ। मैं सबको सेकंड में चेंज कर रहा हूं। तो अगर ए और बी की बात करते हैं, तो अगर टाइम की बात करूं, तो अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूं तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 3 मिनट में कितने हो जाएंगे? 180। तो 180 सेकंड प्लस 10, ए को 190 सेकंड लगते। ए को टोटल टाइम कितना लगा? 190 सेकंड। वैसे ही बी को टोटल टाइम कितना लगेगा? तो 180 यहां और 20 यहां, मतलब 200 सेकंड। तो अगर मैं टाइम की रेशियो निकालूं तो टाइम की रेशियो मेरी 19 से 20 आ जाएगी। टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? 19 से 20। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, कि स्पीड अगर बढ़ती है टाइम कम होगा, स्पीड कम हो जाएगी टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, कि स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड कम कर दोगे डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो स्पीड और डिस्टेंस एक जैसे चलते हैं, स्पीड और टाइम उल्टा चलता है। तो अगर टाइम स्पीड के साथ उल्टा चल रहा है तो डिस्टेंस के साथ भी तो उल्टा चलेगा। तो अगर टाइम 19 से 20 हो रहा है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? जैसा चेंज स्पीड के साथ है वैसे ही डिस्टेंस के साथ है। तो टाइम 19 से 20, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 से 19। हमेशा याद रखना, स्पीड और डिस्टेंस सेम रहते हैं, स्पीड और टाइम उल्टा होते हैं। तो टाइम अगर स्पीड के साथ उल्टा है तो डिस्टेंस के साथ भी उल्टा होगा। तो टाइम 19 से 20, डिस्टेंस 20 से 19। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस ए का कितना दिया हुआ है, रेस कितने की है हमारी? 1000 मीटर की, मतलब 20 की जगह यहां 1000 मीटर है। अच्छा, 1000 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से करूंगा। तो जब यहां वो 50 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 950 मीटर। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर ए 1000 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है? 950। तो कितने गैप से हरा रहा है उसको? आपसे ये पूछा था कि ए उसको कितने गैप से हराएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 50 मीटर्स आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस एक ही याद रखना है कि टाइम और स्पीड उल्टा चलते हैं, टाइम और डिस्टेंस भी उल्टा चलते हैं, स्पीड और डिस्टेंस सेम चलते हैं। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन टाउन की कितनी है? 6000। अगर मेल इंक्रीज कर रहे हैं 5% से, फीमेल इंक्रीज कर रही है 9% से, तो नई पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 6500। ध्यान से समझना, अभी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग करके आए हैं थोड़ी देर पहले, और यही वही पैटर्न यहां पर भी लगने वाला है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं लेकिन पैटर्न सेम है। अभी मैंने आप लोगों को पाइप्स वाला क्वेश्चन करवाया था, फिल कर रही है एम्प्टी कर रही है। मैंने उसमें कहा था कि एक बार मान लो कि सारी की सारी फिल कर रही हैं, एक बार मान लो सारी की सारी एम्प्टी कर रही हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है। ध्यान से देखो, पॉपुलेशन कितनी है टाउन की? 6000। एक बार मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे मेल्स हैं 6000। 6000 के 6000 क्या है? मेल है। एक बार मैं सभी को फीमेल मान लेता हूं। एक बार मान लिया 6000 मेल है, एक बार मान लिया 6000 फीमेल है। अगर मैं मान लेता हूं कि 6000 मेल हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे मेल हो गए, तो मेल कितना इंक्रीज कर रहे हैं 5% से। इसका 5% कितना होगा? इसका 10% होगा 600, और 5% कितना होगा? 300 होगा। इसका 5% कितना हो गया? 300। पहला डाटा ये आ गया। मैं मान रहा हूं कि सारे के सारे मेल्स हो गए, तो वो 5% अगर बढ़ते हैं तो कितना बढ़ जाएंगे? इसका 5% निकाल लिया, कितना बढ़ गया? 300। एक बार मान रहा हूं कि सारी की सारी फीमेल्स हैं, तो अगर सारी फीमेल्स हो जाती हैं तो फीमेल कितना इंक्रीज हो रही है? 9% से। तो 6000 का 9% कितना हो जाएगा? 540। 1% कितना होगा? 60। 9% कितना हो जाएगा? 60 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 540। अच्छा, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज कितना कर रही है भाई? 6000 से कितनी हो गई? 6500। मतलब 500 का इंक्रीज हो रहा है। मेल्स कितना इंक्रीज कर रहे थे? 300। फीमेल्स कितना इंक्रीज कर रही हैं? 540। लेकिन ओवरऑल इंक्रीज कितना है? 500 का। तो यहां से निकाल लो सॉल्व करके रेशियो। ये 40 रेशियो 500 में से 300 माइनस करोगे 200। ये आ गया 1:5। 1:5 का मतलब क्या है कि अगर एक मेल होगा तो 5 कौन होंगी? फीमेल्स होंगी। लेकिन टोटल पॉपुलेशन यहां पर कितनी बन रही है? यहां बन रही है 6। लेकिन टोटल पॉपुलेशन है कितनी हमारे पास पहले? 6000। तो 6 को 6000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है? 1000 से किया। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स निकाल लो, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फीमेल्स कितनी आ जाएंगी? तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस पे लग रहा है। तो आप लोगों को इतना पता लग जाना चाहिए कि कहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो मैं एक चीज बताता हूं, एक तो इस तरीके वाले क्वेश्चंस में यूज हो गया जहां पॉपुलेशन दी हुई है, मेल इतना बढ़ रहा है। फिर दूसरा जू वाला क्वेश्चन आता है जिसमें रैबिट है, पिजन है। एक बार सभी को रैबिट मान लिया, एक बार सभी को पिजन मान लिया। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट उसमें भी लगता है कि एक स्टूडेंट ने 75 क्वेश्चन का पेपर था, 4 नंबर मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, -1 होते हैं रॉन्ग पे, ओवरऑल कितने नंबर आए? सभी ये सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन सेल आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, had he purchased it for 600 less and sold it for rupees 400 less, he would earn 10% more profit। ध्यान देना, 10% more profit लिखा है। इसका मतलब है कि पहले अगर प्रॉफिट हो रहा था 20% का, तो अब कितने का हो रहा है? 30% का। पहले अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 10% मोर हो रहा है, तो मतलब अब कितना हो रहा है? 30%। सबसे पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो भाई प्रॉफिट हमेशा किस पे लगता है? सीपी पे। तो इस डाटा से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं वो समझना। मैं यहां से निकाल सकता हूं कि सीपी अगर 5 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो हमने सामान को बेचा कितने में होगा? 6 में। सिर्फ इस एक डाटा से मैं ये तीनों चीजें निकाल सकता हूं। सीपी कितना? 5। 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने सामान कितने में बेचा? 6 में बेचा। उसी तरीके से 30% में ध्यान दो। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 30% हो जाएगा 3/10। 3/10 क्या इंडिकेट करता है? कि भाई अगर सीपी हमारे पास 10 है, तो 3 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और हमने सामान बेचा कितने में होगा? 13 रुपए में। तो मेरे पास सीपी और एसपी की रेशियो आ गई, पहले वाली और बाद वाली। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों चीजें रेशियो है।
ये सारी चीजें जो आई हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो इसको ध्यान से लिखेंगे कैसे? सीपी एसपी। अच्छा अब मुझे बताओ पहले वाली रेशियो क्या थी? 5 6। तो ये मैं मान लूंगा 5x है, ये कितना है? 6x। सीपी और एसपी की रेशियो आ गई 5x और 6x। अच्छा अब वो कह रहा है कि हमने अगर उसको 600 कम में परचेज किया होता, यानी 5x की जगह 5x माइनस 600 होता, और अगर उसको 400 कम पे बेचते, मतलब पहले अगर इस पे बेच रहे थे, अब उस पे 400 रुपए कम पे बेच रहे हैं, तो जो नया रेशियो बनेगा, नया रेशियो कौन सा है? ये नीचे वाला। तो यहां सीपीएसपी की रेशियो क्या बन रही है? 10/13। इस इक्वेशन तक पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, ये तो आपके माइंड में है, बस ये वाली इक्वेशन लिखनी है। मुझे पता था 20% की वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 का सामान था 6 में बेचा, 5 का सामान था, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा? 6 में। तो ये 5x और 6x सीपीएसपी की रेशियो आ गई। अब वो कह रहा है सीपी को 600 रुपए कम किया है, एसपी को 400 रुपए कम किए, तो यहां कम कर दिया। और नई जो प्रॉफिट रेशियो में सीपीएसपी की रेशियो बनेगी वो कितनी बन रही है? 10/13। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, 13 5 65x, 13 6 7800 इज इक्वल टू 6x इंटू 10 60x और 400 इंटू 10 4000। x और x एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये 60x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 65x माइनस 60x इज इक्वल टू, तो 1 मिनट, इज इक्वल टू, ये 7800 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7800 माइनस 4000 यहां से निकाल लो। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3800। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। और अगर आप देखो तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी? 5x ही तो थी। तो फिर अब यहां से x निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास इनिशियल कॉस्ट प्राइस आ गया है, वो कितना आ जाएगा? 3800 ही आ जाएगा। याद रखना, वापस से अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट सीपी आ गया 5x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3800, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है सबसे पहले, और इसकी तो सही बताऊं तो इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, इस पार्ट की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो चाहो तो इसको लिखो या फिर ना लिखो। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे कि चीजें चल कैसे रही हैं। 20% 1/5, 5 की चीज खरीदी 6 में बेची। 10% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 30% हो गया तो 3/10, 10 की चीज खरीदी 13 में बेच दी। 5x 6x सीपीएसपी का रेशियो ऊपर से लिया, दोनों में से, इसमें से 600 कम कर रहे थे, इसमें से 400 कम कर रहे थे, रेशियो नई कितनी आ गई है? 10 13, वो पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 80% मिल्क, ठीक है, इन 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। देखो वाटर ऐड करने को कह रहा है, जिससे वाटर की परसेंटेज कितनी हो जाए? 50%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि ये भी क्वेश्चन मैं मिक्सचर एलिगेशन से करूंगा। मिक्सचर एलिगेशन बहुत यूज होता है और कई जगह यूज होता है। एक्चुअल में ये चैप्टर नहीं है, मेथड है, इसलिए हर एक चैप्टर में लग सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि लगाना कैसे है। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, वो कह रहा है कि उसके पास मिल्क कितना है? 80%। तो अगर मिल्क 80% है, तो मैं ये मान लूं कि वाटर कितना होगा? 20%। मिल्क अगर 80% है मिक्सचर में, तो उसमें वाटर कितना होगा? 20%, क्योंकि वाटर और मिल्क दोनों ही है वहां पे।
अब वो कह रहा है कि मैंने वाटर ऐड करना है कि वाटर 50% हो जाए। तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी जा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए मिक्सचर एलिगेशन सबसे इजी मेथड है। कैसे लगाना है कि ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है तो मैं वाटर का डाटा लेकर चलूंगा, मैं वाटर वाले डाटा से सॉल्व करूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, पहले वाले में वाटर कितना है 20%। अब जब मैं इसमें वाटर ही ऐड कर रहा हूं तो वो हमारे पास प्योर वाटर होगा, वो किसी मिक्सचर में तो है नहीं। ये वाला वाटर 20% वाला तो मिक्सचर वाला था, जब मैं वाटर ऐड करूंगा तो वो तो प्योर वाटर होगा, और प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कितनी होगी 100% होगी। मिक्सचर में वाटर कितना था 20%, लेकिन जब हम प्योर वाटर मिला रहे हैं तो वो तो 100% प्योर वाटर होगा। और दोनों को मिलाने के बाद मुझे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए 50%। तो क्या यहां से आंसर नहीं निकाल सकते, 100 में से 50 गया 50, 50 में से 20 गया 30, तो रेशियो क्या आ जाएगी 5 रेशियो 3 आ गया। इसका मतलब है कि 5 यूनिट हम अगर मिक्सचर के लेते हैं तो 3 यूनिट हमें वाटर का लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास मिक्सचर कितना गिवन है, हमारे पास 50 लीटर्स, मतलब 5 की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 50 लीटर्स। तो यहां से इधर तक पहुंचने के लिए 10 टाइम्स किया है, तो हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो इसको भी 10 टाइम्स कर दो, 30 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखना मिक्सचर एलिगेशन से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। 20% वाटर था पहले वाले में, प्योर वाटर मिला रहे हो तो 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा। हमेशा वो वाली चीज लेना जो ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे थे तो यहाँ 20% है, वहां प्योर 100%, दोनों को मिलाकर वाटर कितना चाहिए 50%, रेशियो निकाल ली, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उसने मुझे एक लाइन दे दी कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के। ठीक है, अब एक आदमी है वो उस गोल्ड को ब्रेक कर देता है 3 पार्ट्स में, मतलब किस किस रेशियो में 3:1 में। ठीक है, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक मान लो केजीज में ले लेते हैं क्योंकि रेशियो है, किसी भी यूनिट में आप लेकर जा सकते हो। एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से जब उसे बेचता है तो उसको लॉस कितने का हो रहा है 4620 का। आपसे पूछा है इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड निकालो। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उतना ही इजी है जितना वो नीचे लाइक बटन को क्लिक करना। ठीक है, तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी तक लाइक कर दो, और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझो। कुछ नहीं है, करने का तरीका क्या है, यहां से अगर मैं देखूं तो टोटल वेट कितना बन रहा है 3 किलो ये, 2 किलो ये, 1 किलो ये, यानी गोल्ड एक्चुअल में हमारे पास 6 किलो था। एक्चुअल में गोल्ड कितना था 6 किलो। अब वो ब्रेक हो गया है 3 किलो में, 2 किलो में, 1 किलो में। क्वेश्चन के हिसाब से जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। मतलब अगर 6 किलो का सामान है, 6 किलो है हमारे पास, तो जो प्राइस बनेगा वो इसका स्क्वायर का बनेगा। कितना बन जाएगा 36। ये वाली चीज क्लियर हो गई, वेट जितना है उसका स्क्वायर कर दो वो उसका प्राइस बन जाएगा। तो वेट अगर एक्चुअल में 6 था तो एक्चुअल प्राइस कितना बन रहा था 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अच्छा, इसको मैं ना अलग अलग करके ही लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे चीजों के साथ। ये जो प्राइस की बात हो रही है तो ये हो गया प्राइस हमारा 6 का स्क्वायर। अच्छा, यहां प्राइस कितना होगा 3 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, यहां 1 का स्क्वायर। अब मुझे ध्यान से देखकर बताओ
कि 6 का स्क्वायर हो गया 36, मतलब पहले जो सामान था गोल्ड पूरा 6 किलो, वो उसका प्राइस क्या था 36, लेकिन अब जो टूट के बने हैं इनका प्राइस कितना बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी इन तीनों का टोटल प्राइस बन रहा है अभी मेरे पास 14। अब हो नहीं गया क्वेश्चन, 36 टोटल प्राइस था, अब सामान कितने का रह गया 14 का, तो यहां से अगर मैं लॉस निकालता हूं तो लॉस कितने का हो रहा है, तो 36 माइनस 14, ये आ जाएगा 22 का नुकसान हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 22 का, लेकिन उसने कहा है कि लॉस कितने का हो रहा है 4620, यानी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4620। तो अगर मुझे 22 से ये बनाना है 4620, तो कितने टाइम्स होगा, तो 22 2 44 हो गया, 1 और 0 210 टाइम्स है। तो उसने पूछा है इनिशियल प्राइस निकालो, यानी इनिशियल प्राइस तो हमारा क्या था 36, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 210। अब मल्टीप्लाई करना, एक चीज ध्यान रखो, लास्ट में जीरो तो आएगा, तो लास्ट में सभी के जीरो है, लास्ट में सभी के जीरो है, जीरो से पहले क्या आएगा, तो भाई यहां 6 है यहां 1 है, तो 6 इंटू 1 6 बनेगा, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है 7560। हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट वाले मेथड से भी कर सकते हो, तो लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट से आइडिया लग जाएगा। ओरिजिनल प्राइस 36 था, यहां पर 210 टाइम्स किया है, तो इसको भी 210 से किया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7560, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी वेट है उसका स्क्वायर कर दो, वो प्राइस बन जाएगा। पहले वेट कितना था 6, प्राइस कितना बन गया 36, अब तीन अलग अलग हिस्सों में टूट गया, तो ये 9, ये 4, ये 1, टोटल प्राइस बन रहा है 14, टोटल 36 में से 14 माइनस करने के बाद कितना आता है 22, यानी 22 हमारा लॉस हो रहा है, वो वैल्यू उसने दे रखी थी 4620, वहां से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, और साथ साथ में अपने आंसर्स निकालते रहना जरूरी है। अच्छा, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, 5 साल पहले 5 years अगो हिज एज वाज 9 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। ध्यान से समझना, पहले तो मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में आपको समझा देता हूं कि वो क्या कह रहा है। अगर 5 साल पहले की बात करूं, 5 year अगो, 5 साल पहले की बात करता हूं, तो जो फादर है वो 9 टाइम्स है डॉटर का, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फादर डॉटर का 9 टाइम्स है, मतलब डॉटर अगर 1 की होगी तो फादर कितने का होगा 9 का। 5 साल पहले फादर और डॉटर की अगर बात हो रही है, तो उसने कहा कि फादर जो है वो 9 टाइम्स है डॉटर का, तो डॉटर अगर 1 की होगी तो फादर कितने का हो जाएगा 9 का। प्रेजेंट की बात क्या कह रहा है वो, तो प्रेजेंट में उसने मुझे बताया है कि फादर, जो फादर है राम जो है वो 4 टाइम्स है डॉटर का, तो फादर ही लिख लो, फादर और डॉटर का जो प्रेजेंट में रेशियो है, प्रेजेंट में रेशियो क्या है 4 टाइम्स है, मतलब अगर डॉटर 1 की है तो फादर कितने का हो गया 4 का। तो मुझे मैथमेटिकल टर्म्स में रेशियो के टर्म्स में ये चीज उसने गिवन दी हुई है कि पहले रेशियो ये थी फादर डॉटर की, अब कितनी हो गई ये हो गई। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से 5 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए तो 5 साल दोनों बढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन को इक्वेशन के टर्म्स में कैसे लिखना है, ध्यान से देखो, ऊपर फादर को लिख रहा हूं, नीचे डॉटर को लिख रहा हूं, तो फादर डॉटर की पहले रेशियो क्या बन रही थी 9:1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9x और 1x। 5 साल पहले रेशियो क्या थी 9x 1x। अच्छा, 5 साल के बाद ये रेशियो हो रही है, मतलब 5 साल ये भी बड़ा हो गया, 5 साल ये भी बड़ी हुई, और 5 साल के बाद इनकी रेशियो क्या बन रही है
4 रेशियो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, पहले वाली रेशियो देख ली, उसमें x लगा के उनको वैल्यू बना दिया, 5-5 साल दोनों में ऐड किए हैं और 5 साल बाद की रेशियो दी हुई है 4 रेशियो। सॉल्व करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 20। अब ये 4x इधर आकर माइनस होगा, तो 9x में से 4x माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 5x। ये 5 यहां प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 5 कितना हो गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 15/5, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज ध्यान से देखना, निकालोगे कैसे। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करता हूं, तो मुझे सिर्फ फादर की निकालनी है। तो फादर की प्रेजेंट एज ये वाली है ना, ये वाली, तो 9x प्लस 5 है। 5 साल पहले से अगर मुझे प्रेजेंट में आना है तो 9x में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज में x की जगह 3 पुट कर दो, तो 9x प्लस 5 थी प्रेजेंट एज, तो 9 इंटू 3 27 प्लस 5, यानी 32 साल का होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लिया करो। 5 साल पहले की रेशियो, डॉटर अगर 1 की थी, फादर 9 का था। प्रेजेंट में डॉटर अगर 1 की है, फादर 4 का है। तो पहले वाली एज को वैल्यू बनाया, उन दोनों में 5-5 साल ऐड कर दिए, क्योंकि 5 साल बाद आना था, और प्रेजेंट में रेशियो दी हुई है 4:1, वहां से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अच्छा, क्वेश्चन है, A एंड B इन्वेस्ट मनी इन रेशियो 3:2, ठीक है। 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, रिमेनिंग इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो बाकी का है वो उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसमें ए को कितने मिल रहे हैं, 8550। ए को मिल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ए का शेयर बताया हुआ है 8550 का है। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो एक चीज ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ए और बी की बात करते हैं। तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:2। 3:2 का मतलब है, मैं एक चीज बता चुका हूं कि पूरे पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पर। अगर टाइम पीरियड सेम है तो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट डिपेंड कर जाता है। इसका मतलब है कि इसने 3 रुपए लगाए हैं तो इसने 2 रुपए लगाए हैं, यानी अगर प्रॉफिट 5 रुपए का होता, अगर प्रॉफिट 5 रुपए का होता तो 3 रुपए इसको मिलने थे, 2 इसको मिलने थे। लेकिन अभी उसने कहा है कि कुछ पार्ट हमने डोनेट कर दिया। मुझे नहीं पता है, तो सबसे इजी मैं क्या ले सकता हूं, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट मैंने मान लिया 100% है। टोटल प्रॉफिट मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, 100% है। सबसे इजी वैल्यू यही है निकालने के लिए, तो मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट कितना है, 100%। अच्छा, इसमें से डोनेट कितना किया है हमने, तो डोनेट कर दिया 5%, ठीक है। रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग हमारा कितना रह गया, 95%। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ भी नहीं पता होता, टोटल प्रॉफिट सबसे इजी क्या है, 100 मान लो। टोटल प्रॉफिट 100 था, 5% डोनेट कर दिया, बच कितना गया, 95%। अब जो 95 है वो इन दोनों में इसी रेशियो में कटेगा। तो एक चीज देखो, अगर 5 होता तो 3 इसको 2 इसको, लेकिन 5 की जगह अगर 95 है, 19 टाइम्स है, तो ए को कितना मिलेगा, इसको भी 19 टाइम्स कर दो, 57 इसको मिलेगा, 38 इसको मिलेगा। 95 जो बच गया था वो इन दोनों में डिवाइड हो गया इसी रेशियो में।
तो यहां 19 टाइम्स है तो दोनों को 19 टाइम्स कर दिया, 57 इसको, 38 इसको। लेकिन क्वेश्चन में उसने दिया है कि ए का जो शेयर है वो 8550 है, नहीं इसकी वैल्यू दी हुई है 8550। अब 57 से 8550 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो जरा ध्यान से देखना, 57 पहले तो 85 से छोटा है तो 1 पे ही जाएगा, और दूसरी चीज कि अब कुछ भी आए तो लास्ट में तो ये 5 आ रहा है ना, तो 5 7 के टेबल में सिर्फ एक नंबर पे आता है, वो भी किसमें? 5 पे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? तो इस तरीके से ना थोड़ा सा जजमेंट आपको करनी पड़ेगी। 57 85 से छोटा था तो पहले 1 पे कट किया, बाद में जो भी आएगा लास्ट में ये 5 ही आएगा, और 7 के टेबल में लास्ट में 5 कितने पे आता है? 5 पे, और यहां 0 है तो 0 लग। तो अगर यहां 150 टाइम्स है, आपसे पूछा था टोटल प्रॉफिट बताओ, तो टोटल प्रॉफिट हम 100% मान के चल रहे थे, इसको भी 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15,000 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, पार्टनरशिप में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां आपको प्रॉफिट नहीं बताया हुआ, तो सबसे आसान चीज है कि टोटल प्रॉफिट 100 मान लो, 100 मान के कर लोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ₹26,000 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। देखो, एक तो टोटल पैसा दे दिया कि 26,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। Simple interest from first part at 10% per annum for 5 years equal to simple interest on second part at 9% per annum for 6 years। आपसे पूछा फर्स्ट पार्ट निकालो। भाई सारा डाटा उसने दे रखा है, आपको सिर्फ एक लाइन पता होनी चाहिए थी कि दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम है। यानी पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम है किसके? दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट के। बस यही एक पॉइंट था जो ध्यान रखना था। अब यहां से बाकी चीजें आराम से निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का भाई फॉर्मूला सबको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। दूसरी साइड भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, P आर टी अपॉन 100। तो अब एक चीज ध्यान से देखो कि 100 कैंसिल हो गया। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता कि इनको किस पार्ट में डिवाइड किया है, और याद रखना ये बराबर मत कर देना, उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो जब बराबर नहीं है तो इसको मैं P1 ही रहने देता हूं, इनटू पहला रेट कितना है? 10%, टाइम कितना है? 5 साल। अच्छा, दूसरा P2, उसका रेट कितना है? 9% और टाइम है 6 साल। अगर मैं यहां भी कटिंग करना चाहूं तो 2 के टेबल में ये कट गया 5 पे, 2 के टेबल में ये कट गया 3 पे, तो यहां से P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो P1 P2 यहां पर कितना हो गया? 27, P1 कितना हो गया? 25। तो P1 के साथ 25 था वो उधर चला जाएगा, P2 के साथ 27 है वो उधर ही है, P2 इधर नीचे आ गया, तो P1 अपॉन P2 कितना हो गया? 27 अपॉन 25। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां मुझे एक चीज बताओ कि P1 और P2 मिलाकर बन कितना रहा है? P1 और P2 मिलाकर यहां पर बन कितना रहा है? 52 बन रहा है। P1 और P2 कितना बन रहा है? 52। लेकिन टोटल इनका प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन था? 26,000। 26,000, तो ये कितने टाइम्स है? तो 500 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये 500 टाइम्स है तो आपसे पूछा था कौन सा वाला पार्ट? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट पार्ट को भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 13,500 रुपए। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने खुद भी ट्राई कर लिए होंगे और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए होंगे। अच्छा, 8th क्लास हो चुकी है, हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को ये जो लेवल है ये कैसा लग रहा है।
आप लोग क्या चाहते हो कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की बात है तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हो वो भी बता सकते हो। और अगर आप लोग लेवल बढ़ाना चाहते हो या ये ज्यादा लग रहा है कम करना चाहते हो, देखो कम तो मत सोचना, क्योंकि ये वाला लेवल बिल्कुल वही है जैसे कांस्टेबल वगैरह में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं नॉर्मली लेकर आता हूं, तो नॉर्मल यही लेवल आप लोगों का रहेगा। लेकिन अगर फिर भी इस सीरीज और इन क्लासेस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी आइडिया है या कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कोई दिक्कत नहीं भी है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सब कुछ सही है, और लाइक जरूर कर देना। और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने हाथ से सॉल्व करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। याद रखना, कमेंट और लाइक जरूर कर देना और अपना पूरा ख्याल रखो। थैंक यू।